जन संचार, इसको हम संप्रेषण भी कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है मास कम्युनिकेशन। जन संचार दो शब्दों के मेल से बना है, एक तो जन और दूसरा संचार। जन से तात्पर्य है जनता से, लोगों से, पब्लिक से, और संचार संस्कृत के चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना या संचरण करना। अब ये संचरण करना का क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपनी भावनाओं, विचारों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं और उसे वह समझ लेता है, तब वहाँ संचार होता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। और अगर किसी कारणवश नहीं समझ पाया, कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भाषा का ही कारण हो सकता है। मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी बोलता और समझता हूँ। मान लीजिए श्रोता जो सुनने वाला है, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भाषा हिंदी ना हो, कोई अन्य भाषा हो, हिंदी ना बोलता है ना समझता है, तो इस वजह से हो सकता है वह मेरी बात को ना समझे, तो यहाँ संप्रेषण नहीं होगा, यहाँ ये संचार नहीं कहलाएगा। और जन संचार थोड़ा इसका व्यापक अर्थ में, जब हम अपनी भावना या विचार को विशाल जन समुदाय के पास एक साथ प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, तो वहाँ जन संचार होता है। जैसे इसका उदाहरण है अखबार, टेलीविज़न, रेडियो और पत्रिका इत्यादि। जैसे अखबार में कोई संपादकीय पृष्ठ में संपादक द्वारा कोई आलेख छपता है, कोई आलेख लिखा जाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा आलेख लिखा जाता है। उस अखबार को खरीदने वाले जितने भी उसके पाठक हैं, उन सभी के पास उस आलेख को पढ़ते हैं और उस संपादक का जो विचार उसमें अभिव्यक्त हुआ है, या उस आलेख में जिस व्यक्ति का भी विचार उसमें अभिव्यक्त हुआ है, उससे पाठकगण परिचित होते हैं, और वह एक साथ कई लोगों के साथ बंटता है, शेयर होता है। तो इसलिए उसे वहाँ हम जन संचार कहेंगे। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो आता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। साधारण अर्थों में संचार या संप्रेषण की व्याख्या देखें तो जब हम एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है, उसे संचार कहते हैं। व्यापक अर्थ में संप्रेषण से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं तथा विचारों या तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान है कि वह इसका अर्थ समझ सके तथा अर्थ के साथ ही उनकी भावनाओं, तर्कों, निहितार्थों, आपसी समझ तथा विश्वासों को भी समझ सके। अब संचार या संप्रेषण मूल रूप से इसका दो प्रकार है, एक तो शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। वैसे तो इसके कई रूप हैं, किंतु मूल रूप से मोटे तौर पर दो ही रूप माना जाता है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शब्दों के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ, आपके पास जो भी प्रेषित हो रहा है, मैं जो ध्वनि उच्चारित कर रहा हूँ, ये शब्द के माध्यम से ही आप तक पहुँच पा रही है। डिस्प्ले में जो भी लिखा हुआ है, शब्द ही लिखा हुआ है, तो यहाँ शाब्दिक संप्रेषण कहलाएगा। और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत प्रतीक चिन्ह, जैसे डिस्प्ले में जो प्रदर्शित हो रही है चित्र, और इसके अंतर्गत बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैर का हिलना डुलना, आँखों का इशारा, सर का ऊपर नीचे हिलने से हाँ का संकेत, बायां दायां हिलने से ना का संकेत, ये जो संकेत है, ये अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे। संचार के मूलतः दो रूप के अलावे भी
कई प्रकार हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, हिंदी में मौखिक संचार। दूसरा लिखित संचार, जिसको अंग्रेजी में रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा अमौखिक संचार, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। चौथा औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, जिसको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। पांचवा अंतरवैयक्तिक संचार, जिसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और छठा अंतःवैयक्तिक संचार, जिसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और सातवां जन संचार, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इन सभी को थोड़ा सा विस्तार में, इस पर बातें करते हैं। पहला मौखिक संचार। मौखिक संचार, जब हम मौखिक रूप से किसी से बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ मौखिक संचार होता है। मौखिक संचार से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने से है। जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए गए हों, उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। आमने सामने दिए गए आदेश इसके अंतर्गत आएंगे। रेडियो द्वारा संचार भी इसी के अंतर्गत, मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। दूरदर्शन, दूरभाष, सम्मेलन या सभाएं, संयुक्त विचार विमर्श, साक्षात्कार इत्यादि, जो इंटरव्यू, साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, तो ये सभी मौखिक संचार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लिखित संचार की। लिखित संचार एक प्रकार का औपचारिक संचार है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है, लिखित रूप में। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप में प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है, मतलब वह उसको इकट्ठा करके प्रूफ के रूप में रख सकता है। हैंडबुक्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हैंडबुक्स व डायरियाँ, समाचार पत्र, मैगजीन, सुझाव योजनाएं, व्यवहारिक पत्रिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं, संगठन अनुसूचियां, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, अध्यादेश इत्यादि इसी के लिखित संचार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमौखिक संचार की। अमौखिक संचार, इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना को प्रदान करता है, उदाहरण के रूप में शारीरिक हाव भाव के द्वारा। इसमें इशारा काम करता है। इस संचार में शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है, जैसे चेहरे का भाव, आँखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों इत्यादि को आसानी से समझ सकता है। पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इसी से संबंधित है। अब ये पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन थोड़ा सा इसको विस्तार में समझेंगे कि क्या है। ये बॉडी लैंग्वेज से ही संबंधित है, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ये पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में ना शब्द की उतनी भूमिका नहीं होती है, शब्द का उतना कोई असर नहीं होता। असर होता है हमारे बोलने के तरीके में, हम किस ढंग से उसे प्रस्तुत कर रहे होते हैं, इस पर। पैरालिंग्विस्टिक बोले गए संचार के वे पहलू हैं जिनमें शब्दों का समावेश नहीं होता है। इसमें जो कहते हैं उसके अर्थ पर जोर डाल सकते हैं। हाव भाव, चेहरे के भाव, स्वर और आवाज़ की पिच सभी भाषाभाषी विशेषताओं के उदाहरण हैं। इसमें क्या है ना कि जैसे हमें किसी से सहानुभूति प्रकट करनी हो तो वहाँ स्पर्श, हैप्टिक्स, हम गले मिलकर उससे जो सहानुभूति प्रकट करेंगे, वे शब्दों से, मुंह से बोल के वो सहानुभूति प्रकट नहीं होगा उससे।
जो सहानुभूति प्रकट होगा गले मिलने से। नेत्र, जिसको ओकुलेसिक्स कहते हैं, नेत्र से ही हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि हम खुश हैं या हम नाराज हैं या हमारी भावना कैसी है। आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं, जता जाती हैं। स्थल, प्रोक्सेमिक्स, स्थल या पद, कोई व्यक्ति साधारण है या किसी असाधारण है, कोई व्यक्ति साधारण है या असाधारण है, देखने से पता चलता है इंसान को। जैसे एक साधारण व्यक्ति का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उससे पता चलता है। और एक असाधारण व्यक्ति जो किसी पद का पदाधिकारी हो, उसके बैठने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसका, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वो परिपक्व है, उस क्षेत्र में वो जो भी बात बोलेगा, उसके बोलने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। और इससे पता चल जाता है कि ज़रूर वो व्यक्ति साधारण आदमी नहीं है, बल्कि किसी विषय का विशेषज्ञ है या किसी विशेष पद का अधिकारी है। इससे पता चलता है। वस्तु, अगर कोई हम ग्राफ टंगे हुए हैं चित्र बनाकर, और मान लीजिए कि उसमें फलों का नाम लिखा हुआ है, तो हमें किसी को बताना है कि देखिए उस ग्राफ में कुछ चित्र बने हुए हैं। मान लीजिए फल का 5 फलों का नाम लिखा हुआ है, तो हम उंगली से इशारा करेंगे, देखिए उस ग्राफ में 5 फलों का नाम लिखा हुआ है। अगर हम इशारा करते हैं उंगली से, तो कोई भी उस तरफ देखेगा कि हाँ उसमें 5 फलों का नाम लिखा हुआ है। अगर बिना इशारा किए मुंह से बोलते हैं सीधा सीधा कि 5 फलों का नाम लिखा हुआ है, ग्राफ में 5 फलों का नाम लिखा हुआ है, तो कोई उस तरफ जल्दी इशारा नहीं देखेगा, नहीं, ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हम बताए नहीं इशारा करके किधर है 5 फलों का नाम। तो ये काम करता है पैरालिंग्विस्टिक, ये काम करता है इशारा, अशाब्दिक संकेत। गंध, अगर कुछ गंध मिल रहा हो, कोई ऐसी सुगंध या दुर्गंध, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह जगह कैसा है। बिना बताए, बिना बोले कोई अच्छी गंध आ रही है तो पता चलता है वाह क्या बढ़िया है, फूल की गंध आ रही है, बगीचा है, अच्छा जगह, अच्छी जगह है। या कोई दुर्गंध आ रही है तो कितना ख़राब जगह है, नाली का सड़ांध महक आ रही है। तो ये बिना बताए, बिना बोले हमें महसूस हो जाती है। स्वाद से भी पता चलता है हम लोगों को बहुत कुछ, कि क्या बढ़िया है, क्या ख़राब है, बिन बोले, बिन बताए। तो ये थी पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। बिना बोले, शब्दों का इसमें काम ही नहीं है, बिन बोले, बिन बताए समझ जो आ जाती है कि क्या है। तो यहाँ ये पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ये चीज़ें। और वैसे भी 55% हमारा ये काम करता है इशारा, बॉडी लैंग्वेज। अगर हम किसी चीज़ को बता रहे होते हैं, इसमें 55% की भूमिका होती है बॉडी लैंग्वेज का। 38% भूमिका होती है आवाज़ की। हम किस तरह बोल रहे हैं, किस लय में बोल रहे हैं, स्वर क्या है, वॉल्यूम क्या है, पिच क्या है, इन सारी चीज़ों, आवाज़ में स्पष्टता है कि लड़खड़ाहट है, इस पर असर करता है। 38% मायने रखता है इसका, आवाज़ का, वॉल्यूम का, स्वर का। और 7%, मात्र 7% शब्दों का असर होता है किसी भी व्यक्ति पर। तो 55, 38 और 7 का एक कॉम्बिनेशन है पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत।
उसके बाद औपचारिक संचार। औपचारिक संचार जिसको अंग्रेजी में फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें क्या है कि औपचारिक संचार किसी संस्था में विचारपूर्वक स्थापित की जाती है। किसी व्यक्ति को किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए या किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। क्या है ना कि ये औपचारिक संचार किसी संस्था, मान लीजिए स्कूल है, कोई स्कूल में स्कूल का कमेटी है, कमेटी का अध्यक्ष कोई सूचना या कोई विचार या कोई नियम लागू किया, बनाया और उसे प्रधानाध्यापक को सौंपा। प्रधानाध्यापक शिक्षकों को सौंपेंगे, बताएंगे, शिक्षक उसको विद्यार्थियों को बताएंगे और उसे लागू करवाएंगे, उस पर अमल करेंगे। तो ऊपर से नीचे एक व्यवस्थित तरीके से सूचना का प्रसार होता है इसमें, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ व्यवस्थित तरीके से सूचना का प्रसार होता है। ये ज़्यादातर कार्यालयीय कार्यों से संबंधित है औपचारिक संचार, और लिखित होता है, लिखित रूप में। और इसके बाद एक अनौपचारिक संचार, जो हम किसी से किसी भी समय बातचीत कर लेते हैं किसी भी तरह, इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक तरीके से, जिस तरीके से उसको समझ आए समझाना हो। अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से बात करने की आज़ादी होती है। ग्रेप वाइन संचार इसी से संबंधित है। ग्रेप वाइन संचार मतलब ग्रुप बनाकर हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी विषय पर। इसमें कोई औपचारिकता की खास ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार को ही अवैयक्तिक संचार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और एक होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, और वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं अंतःवैयक्तिक संचार क्या है या अवैयक्तिक संचार क्या है। जब हम अपने से बातें करते होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि खाली समय में हम अकेले बैठे होते हैं और कुछ विचार कर रहे होते हैं, मंथन कर रहे होते हैं किसी विषय पर कि यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ जिसके वजह से ये गलती हुई है, उसमें ऐसे सुधार होनी चाहिए। कुछ भी विचार कर रहे होते खुद से, जहाँ पर वक्ता भी खुद है और श्रोता भी खुद है, कोई नहीं सुनने वाला, खुद बोल रहे हो और खुद सुन रहे हो। तो यहाँ अंतःवैयक्तिक संचार होता है, जिसको अवैयक्तिक संचार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के द्वारा स्वयं के बारे में सोचता है या स्वयं से प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर प्राप्त करता है, उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार को हम आत्मचर्चा या आत्ममंथन भी कह सकते हैं। और अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार में होता यह है कि हम कोई बात किसी दूसरे के समक्ष कर रहे होते हैं, अगला खड़ा है, किसी से बातें कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति, 6 व्यक्ति, जब हम दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो अंतःवैयक्तिक संचार है, खुद से बातें कर रहे होते हैं, या अवैयक्तिक संचार, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन, जन संचार।
जनसंचार संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। बहुत बड़े जन समुदाय तक, मतलब एक बड़े मानव आबादी के पास एक साथ जब हम कोई विचार, कोई घटना, कोई बात संप्रेषित करते हैं तो वहाँ मास कम्युनिकेशन होता है, जो अन्य माध्यमों से, भिन्न भिन्न माध्यमों से जो हम प्रेषित करते हैं, जैसे दूरदर्शन से, टेलीविज़न से, टेलीविज़न दूरदर्शन एक ही है, रेडियो से, अखबार से, मैगजीन से, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, या ये जो सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, इन माध्यमों से जब हम अपने विचार संप्रेषित करते हैं अन्य लोगों के पास तो यही जन संचार कहलाता है। इसे ही मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये था जन संचार। मैंने कुछ जन संचार के विषय में बताने की कोशिश किया। आशा करता हूँ यह वीडियो व्याख्यान आपको जन संचार समझने में थोड़ी सहायता पहुँचाई होगी। आपके सुझाव और सवाल सदैव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।